8. अंधेरा होने वाला था जब आर्यन वहां पर पहुंचा। कुटिया के सामने खड़ा था वो। अंदर कोई हरकत नहीं थी, कहीं कुछ हिल भी नहीं रहा था। बस हवा से जो पत्ते टकराकर हिल रहे थे वही हिल रहे थे, और उस हवा में खुली हुई थी एक अजीब सी गंध, जैसे मिट्टी, खून और कुछ और भी। उसका दिल धक्के से होके रह गया। उसने दरवाजा खोला और अंदर गया। आंखों के सामने अंधेरा था, लेकिन थोड़ी देर बाद जब नजर साफ हुई तो उसका दिल थम सा गया। गुरुजी जमीन पर पड़े थे, आंखें खुली थी, लेकिन जीवन गायब हो चुका था। जख्म अभी ताजे ही थे, खून जिस्म से रिस रहा था और जमीन को गीला कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मौत हुए भी ज्यादा टाइम नहीं हुआ है। आर्यन कुछ बोल नहीं पाया, बस घूर कर उन्हें देखता रहा। गुरुजी की आंखें जैसे अब कुछ भी कह नहीं पा रही थी, जैसे उन्होंने कुछ देखा हो अपने अंतिम पलों में, कोई डर, कोई साया। आर्यन उनके पास बैठा, उसकी आंखों में आंसू थे। उसने पत्थर दिल से उनकी आंखों को बंद किया, ओम शांति बोला और सोचने लगा कि क्या करे वो। तभी एक आवाज आई। कुटिया के बाहर कुछ था, या कहीं कोई था, एक साया जो आर्यन के आसपास घूम रहा था। कहीं दिख नहीं रहा था, पर हर सांस के साथ आर्यन उसे महसूस कर पा रहा था। आर्यन अंदर दुबक कर बैठा हुआ था, चाहकर भी वो कुछ कर नहीं सकता था। ऊपर से बाहर से आती आवाज से उसे और भी ज्यादा डरा रही थी। कुटिया के बगल में ही झरना था, और झरने की आवाज भी आर्यन को सुनाई दे रही थी, पर उससे ज्यादा तेज थी बाहर से आती आहट। भारी कदम, भारी सांसें, जैसे कोई है। आर्यन को शक हुआ, शायद जिसने गुरुजी को मारा है वो कहीं गया नहीं है, आस पास ही है। गुरुजी के पास उनका अस्त्र पड़ा हुआ था, जैसे वो उसे उठाने जा रहे थे, इस्तेमाल कर पाते उससे पहले कोई उन्हें मारकर चला गया। आसपास से आती डरावनी आवाजें और यह आहट, आर्यन का दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि तेज से तेज ट्रेन को भी मात देते। उस कुटिया में आर्यन सांसें दबाए बस छुपा हुआ था। फोन देखा तो नेटवर्क नहीं था, और वहीं दूसरी तरफ वेदा को कोई खबर नहीं थी कि वहां पर यह सब कुछ हो चुका है। वो WWH के साथ मिलकर उस कल्ट का पता लगाने में लगे हुए थे। वक्त बीतता जा रहा था, और अब बस आर्यन इंतजार कर रहा था कि सुबह हो जाए, और सुबह होते वो यहां से भागकर चला जाएगा। पर ये रात कटे कैसे? एक एक सेकंड एक एक घंटे के समान था। आर्यन बैठा बस हनुमान चालीसा का पाठ कर रहा था कि तभी कोई कुटिया के सामने आया। कुटिया का दरवाजा आर्यन ने अंदर से बंद कर दिया था, पर किसी ने उसे खोलना चाहा। आर्यन तुरंत उस कुटिया में पड़ी एक खटिया के नीचे छुपकर लेट गया। दरवाजा खुला, भारी कदम कुटिया के अंदर दाखिल हुए। बड़े भारी पैर, ये पैर किसी इंसान के नहीं थे। अपनी सांस धीमे किए, मुंह पर हाथ रखे, आर्यन छुपा हुआ था। कहीं वो दैत्य आर्यन की मौजूदगी को महसूस ना कर पाए, इसका वो पूरा ध्यान रख रहा था। वो दैत्य सामने पड़ी लाश को उठाता है और उस अस्त्र को उठाने की कोशिश करता है, पर वो अस्त्र हर कोई नहीं उठा सकता था। काफी देर की कोशिश के बाद जब वो उसे ना उठा पाया तो बस गुरुजी की लाश को लेकर वहां से चला गया, और अस्त्र वहीं का वहीं रह गया। उसके दूर जाते ही आर्यन खटिया से बाहर निकला। उसने चैन की सांस ली और अस्त्र को देखा। लगता है उन कल्ट वालों को अस्त्र भी चाहिए, पर हर कोई इसे उठा नहीं सकता। मुझे लगता है सर इसे उठा पाएंगे। अब गुरुजी तो बचे नहीं हैं, कुछ तो करना ही होगा। आर्यन मन ही मन सोच रहा था। आसपास से आती आवाज अभी भी बंद नहीं हुई थी। वो एक कोना देखकर वहीं दुबक कर बैठा रहा। उसने पूरी रात कैसे काटी ये बस वही जानता था। खैर, सुबह हुई। कुटिया के अंदर थोड़ी सी रोशनी आई, और जब रोशनी आई तो एक एक दृश्य साफ साफ दिखने लगा। और जो आर्यन ने देखा उसकी आंखें बड़ी हो गई। वहां पर खून से एक निशान बना हुआ था, एक चौकोर सा डब्बा, और उसके अंदर 2 बड़े बड़े सींग और 3 आंखें, जिसमें से एक आंख बड़ी थी। आर्यन ने उसकी तस्वीर ली
और वहाँ पर एक लेटर भी पड़ा था। उसे उठाकर वो बस वहाँ से भागा। वहीं दूसरी तरफ वेदा WWH के मीटिंग हॉल में बैठे हुए थे, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के साथ। वहाँ पर वो बातें कर रहे थे। वेदा, हम समझते तुम्हारी बात को, पर कल्ट कौन सा है हम कैसे बता सकते तुम्हें? ना तुम्हारे पास कोई निशान है, ना सबूत है। ऐसे बहुत से कल्ट है इस दुनिया में वेदा, जो अलग अलग शैतानों की पूजा करते। अब तुम्हारे पीछे कौन सा कल्ट पड़ गया ये मैं कैसे बताऊं? प्रेसिडेंट अभी बोल ही रहे थे कि वेदा के फोन पर एक मैसेज आया। 3 फोटोज थी जो आर्यन ने भेजी थी। एक फोटो में वो सिंबल था, दूसरे में लेटर और तीसरे में गुरुजी की कुटिया का वो हाल। वेदा देखकर खड़े हो गए। उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। उन्हें समझने में देर न लगी कि गुरुजी अब उनके बीच नहीं रहे। उन्होंने फटाफट अपना फ़ोन प्रेसिडेंट को दिया और वो फोटोज दिखाई और पूछा कि क्या वो इनके बारे में जानते हैं। प्रेसिडेंट एकाएक उन फोटोज को देखते हैं और जो लेटर था उस फोटो में उसे पढ़ने लग जाते हैं। वेदांत मिश्रा, हम तुम्हारे बारे में सब जानते हैं, सब कुछ। कहाँ रहते हो, किससे मिलते हो, क्या खाते हो, सब कुछ। और सिर्फ तुम्हारे बारे में नहीं, सबके बारे में हम सब कुछ जानते हैं। अभी तुम WWH में बैठे हो। कल रात को तुम्हारा साथी आर्यन यहाँ पर आया था। मैं चाहता तो उसे मरवा देता, पर इसका कोई फायदा ना होता। मैं अभी तुम्हें बस लास्ट चांस दे रहा हूँ। मेरे सामने घुटने टेक दो, वरना मैं एक एक करके तुम्हारे सभी करीबियों को मारता रहूँगा। जो तुम्हारे करीब हैं वो तुमसे दूर जाते रहेंगे, तब तक जब तक तुम हमारे सामने घुटने नहीं टेक दोगे, हमारे गुलाम नहीं बन जाओगे। हमारे गुलाम बनो या मारे जाओ, मैं तुम्हारे जवाब का इंतज़ार करूँगा। और अगर तुम सोच रहे हो कि मैं जवाब तुम्हें कैसे दूं, तो तुम बस सोच लेना कि हाँ, मुझे घुटने टेकने हैं, मुझे पता चल जाएगा। कोई चालाकी मत करना। बस ये समझ लो कि मैं तुम्हारा पुराना दुश्मन हूँ, जो बदला लेने आया हूँ। तुमने मेरे साथ बहुत गलत किया और बस मैं इंतज़ार कर रहा था। अब आज़ाद हो चुका हूँ। और प्रेसिडेंट, अगर तुम सोच रहे हो कि तुम हमारे बारे में जानते हो, तो गलत फहमी है तुम्हारी। वेदांत, ये कोई ताकतवर कल्ट है, पर ये कौन है, कहाँ, मैं नहीं जानता। मेरे ख्याल से तुम्हें इनसे पंगा नहीं लेना चाहिए। तुम जानते हो यहाँ कितने ऐसे कल्ट है जो अलग अलग डीमंस की पूजा करते हैं, और ये कोई ऐसा कल्ट है जो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है। मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगा। और प्रिया से मेरी बात हुई थी, वहाँ पर भी कोई कल्ट के ही लोग थे शायद। सीधी बात वेदांत, जाकर उनसे बात करो, समझौता करो, तुम्हें जो करना है करो, पर सुलह करो। उनसे लड़कर कोई भी फायदा नहीं है। बाकी जैसा तुम चाहो। प्रेसिडेंट ने अपने हाथों को तो खड़ा कर दिया और वेदा बैठकर सोचने लगे कि वो क्या करे। गुरुजी अब नहीं रहे। रास्ते में आर्यन था। आर्यन को कुछ भी हो सकता था, स्मृति को कुछ भी हो सकता था, प्रिया को भी कुछ हो सकता था। वो लोग मारे जा सकते थे और वेदा ऐसा होने नहीं दे सकते थे। जो जो उनके पास आ रहा था वो मरता जा रहा था, और उस कल्ट की ताकत को देखकर लग रहा था कि वो कोई आम कल्ट वाले नहीं है। वो वेदा के बारे में सब कुछ जानते, सब कुछ। वेदा के पास बस एक ही चारा बचा, हार मानने का, अपने घुटने टेक देने का। पर क्या यह सही है या गलत? वेदा भी समझने में इसे असमर्थ थे।